ताकि मेरी होने वाली वाइफ मुझे आसानी से किडनैप कर सके। मैं सीधा उसी चौराहे पर पहुंच गया जहां से उसने मुझे मेरी पिछली लाइफ में उठाया था और बिना कुछ सोचे समझे बस वहीं जमीन पर लेटकर लोटपोट होने लगा। हाँ, अरे यार, ये सब कुछ सही नहीं लग रहा, मतलब बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। लेकिन अगले ही सेकंड न जाने कहां से काले सूट पहने 4 तगड़े बॉडीगार्ड्स टपक पड़े और उन्होंने मुझे बड़े ध्यान से उठाकर कार के अंदर डाल दिया। चलो भाई, मिशन कंप्लीट। वूहू, अब शांति से सोने का टाइम हो गया है। जब मेरी आंख खुली और मैंने अपने आसपास के इस जाने पहचाने कमरे को देखा तो मैंने खुशी के मारे अपने हाथ मले। शुई, मेरी जान, मैं आ रहा हूं। पर कहीं ये कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग तो नहीं हो गई? मैंने चुपके से आंखें मटकाकर आसपास का माहौल देखा। मेरी पिछली लाइफ के प्लॉट के हिसाब से वो लड़की यहीं कहीं आसपास छिपकर मुझे देख रही होगी। मैं धीरे से बेड पर उठकर बैठा, अपना माथा पकड़ा और ऐसे नाटक किया जैसे खुद से बड़बड़ा रहा हूं। आह, मेरा सिर इतना क्यों घूम रहा है? मैंने फिर से चारों तरफ नजर दौड़ाई पर सब एकदम शांत था। मैंने थोड़ी और तेज आवाज में कहा, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। क्या मैं मरने वाला हूँ? क्या वो यहाँ नहीं है? इम्पॉसिबल, पिछली लाइफ में तो वो यहीं पास में ही थी। क्या मेरी एक्टिंग थोड़ी कच्ची रह गई? चलो कोई बात नहीं, अब असली शो शुरू करते हैं, द डॉन स्टाइल एक्टिंग मेथड। इट्स शो टाइम। मैंने एकदम कमजोर होने का नाटक किया, वापस बेड पर गिरा और दर्द से तड़पने का भयंकर ड्रामा करने लगा। जब काफी देर तक कोई रिएक्शन नहीं मिला तो मैंने सोचा, अरे यार, मैं तो फालतू में थक रहा हूँ, ये लड़की अभी तक सामने क्यों नहीं आ रही? तंग आकर मैं सीधा पलटकर बैठ गया। पता नहीं मैं बहुत देर तक लोटपोट हो रहा था, इसलिए स्टैमिना खत्म हो गया था या क्या, पर मेरा बायां पैर सीधे दाहिने पैर से उलझ गया और मैं मुंह के बल सीधा जमीन पर जा गिरा। डैम, ये फर्श तो जमने लायक ठंडा है। मैं तुरंत घिसटकर खड़ा हुआ, किसी ने देखा तो नहीं ना? मेरी इतनी हैंडसम और स्वैग वाली इमेज का कचरा हो गया। चलो ठीक है मैडम, तुम अभी भी बाहर नहीं आओगी, है ना? तो फिर मैं चला, पर जैसे ही मेरा हाथ दरवाजे के हैंडल पर पड़ा, किसी ने मेरी कलाई कसके पकड़ ली और झटके से मुझे पीछे बेड पर पटक दिया। बेड के पास खड़ी उस लड़की को देखकर मैंने कहा, बचाओ मुझे। उसने पूछा, हूँ, बचाऊं? कैसे बचाना है तुम्हें? उसे देखकर मेरी आंखों में जीत की चमक आ गई। देखा, आखिरकार तुमसे कंट्रोल नहीं हुआ ना? मैंने कहा, शुई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसने पूछा, इन्हें कहाँ दर्द हो रहा है? मैंने उसे अपने लाल पड़े छिले हुए हाथ और घुटने दिखाए। मैं अभी गिर गया था, बस वही। वैसे मुझे यहाँ कौन लाया? उसने कहा, मैं और कौन? भाई, मेरी एक्टिंग सच में बहुत परफेक्ट है, बिल्कुल मेरी पिछली लाइफ की तरह। पर रुको, कुछ अलग लग रहा है। क्या मैंने कुछ ज्यादा ही प्रोएक्टिव होकर इसे डरा दिया? मैंने खुद को थोड़ा ऊपर उठाया और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ा, पर गुई ने अपनी पतली उंगली सीधे मेरे होठों पर रख दी। एचे चेन, तुम आज कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं हो रहे? क्या हमें पहले थोड़ी बात नहीं करनी चाहिए? मैंने कहा, अब बात करने को बचा ही क्या है? मुझे पता होता कि तुम ऐसा नाटक करोगी तो मैं इतना प्रोएक्टिव होता ही नहीं। तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भी तरस नहीं आ रहा? लेकिन वो लड़की तो पूरी तरह कहीं और ही खोई हुई थी। उसने धीरे से मेरा चेहरा सहलाया। उस गर्म एहसास ने उसे एक अनरियल सी फीलिंग दी। ये एक जिंदा सांस लेता हुआ अचेन है। पिछली लाइफ में इसे किसी और ने बचा लिया था, ये सोचकर ही मेरा मन करता है कि इसे अपने पास चुपचाप कैद करके रखूं। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो ये कभी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराएगा नहीं। पिछली लाइफ में मेरे बंद करके रखने की वजह से वो मुझसे हमेशा छिपता रहा। छोड़ो, इस लाइफ में मैं इसे जाने देती हूँ। गुई ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। तुम जा सकते हो। मैं तो भाई एकदम सन्न रह गया। वेट, व्हाट द हेल? मेरी पिछली लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। चल क्या रहा है यहाँ? इस लड़की की पर्सनालिटी अचानक ऐसे कैसे बदल गई? मैं बेड पर बिना हिले डुले चुपचाप बैठा रहा। गुई, तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है क्या? मैंने मन ही मन सोचा और मुझे थोड़ी घबराहट और फ्रस्ट्रेशन होने लगी। अरे, सिर्फ साथ रहने की ही तो बात है ना? बस बोल दो। तुम एक बार बोलकर तो देखो, मैं तुरंत हाँ कह दूंगा। क्या सच में हमें अपनी पिछली जिंदगी वाले उसी पुराने रास्ते पर दोबारा चलना पड़ेगा? रुकिए, नहीं, अचेन की पर्सनालिटी को देखते हुए वो यहाँ भला कैसे टिक सकता है? ये सोचते हुए उसने चुपचाप एक कदम आगे बढ़ाया और मुझे हल्का सा धक्का दे दिया। उस धक्के के साथ ही मैं पीछे की तरफ गिर गया। ये औरत आज तक बिल्कुल नहीं बदली। अभी जो कुछ भी हुआ वो शायद मेरे रीबर्थ का बटरफ्लाई इफेक्ट था। क्यों ना तुम अब से मेरे साथ ही रहो, हैंडसम। तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें सब दूंगी। मैंने तुरंत मुस्कुरा दिया। उसकी आंखें मेरे रिएक्शन को बड़े गौर से देख रही थीं। आ गया। क्या ये वही ट्विस्ट नहीं है जिसका मैं इंतजार कर रहा था? जरूर। जब तुम मुझे सहारा देने को तैयार हो तो मैं यहीं रहकर तुम्हें कंपनी दूंगा। अगर दूसरों को पता चला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो वे मेरी किस्मत देखकर मुझसे सिर्फ जलन ही करेंगे। मुझे ठीक से अंदाजा नहीं था कि गुई की कंपनी कितनी बड़ी थी। मुझे बस इतना याद था कि जिस साल मैंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा था उसने एक एंटरटेनमेंट एजेंसी खरीदी और सिर्फ 3 साल में उसे टॉप टियर पावर हाउस बना दिया। उन 3 सालों में उसका एक भी स्कैंडल सामने नहीं आया था। हालांकि देखा जाए तो मेरा डेब्यू होने में भी ठीक 3 साल ही लगे थे। मुझे इस तरह मानत हुए देखकर वो औरत पूरी तरह हैरान रह गई। ये मेरे सोचे हुए सीन से अलग क्यों है? अचेन, ये बात तुमने खुद कही है। अब इससे पीछे हटने का कोई मौका नहीं मिलेगा। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो मेरे बगल में जगह खाली थी। आह,
मेरी बेचारी कमर। ये औरत सच में बहुत स्ट्रांग है यार। वॉकिंग क्लोजेट में जाकर मैंने आदमियों के उन कपड़ों को देखा जो मेरी पसंद से एकदम परफेक्ट मैच कर रहे थे। मुझे पता था ये औरत सिर्फ बाहर से कड़क बनती है, अंदर से दिल की बहुत साफ है। तभी मेरा फोन बजा। ये मेरे मैनेजर फू यैक्सन का कॉल था। मेरी पिछली जिंदगी में जब पूरा इंटरनेट मुझे साइबर बुलिंग कर रहा था, तब सिर्फ वही अकेला इंसान था जो मेरे लिए काम ढूंढता रहा और मेरा नाम साफ करने की कोशिश करता रहा। बदकिस्मती से बाद में उसने किसी अनजान बंदे से दुश्मनी ले ली। उसके परिवार के साथ एक भयानक हादसा हो गया और इस वजह से उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो गया। वो कभी इस सदमे से उबर ही नहीं पाया। ये सोचते ही मैंने अपनी आंखें मूंद लीं। वे सारी मुसीबतें शायद मुझसे जुड़े होने की वजह से ही उसके ऊपर आई थीं। मैंने कॉल पिक किया तो उधर से फू यैक्सन की कड़क आवाज आई, अबे हरामजादे, मैं सिर्फ 2-3 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर क्या गया, तूने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। तुझे कुछ आइडिया भी है कि इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कितना खतरनाक कंपटीशन है? तू बेवकूफ है या फिर तूने कभी दुनिया देखी ही नहीं? तू इतनी आसानी से किसी के ट्रैप में कैसे फंस गया? मुझे तो कंपनी में ये कहते हुए भी शर्म आ रही है कि मैं तेरा मैनेजर हूँ। किसी को तुझ पर भरोसा नहीं था अचेन, सिर्फ मैं ही अकेला था जिसे लगता था कि तुझ में वो बात है। चीजें आखिरकार सही रास्ते पर आ ही रही थीं, लेकिन इस कांड के बाद अचेन, अब आगे का रास्ता और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मैं एक सेकंड के लिए सन्न रह गया। फू यैक्सन ने सच में मुझ पर शक नहीं किया था। उसका पहला रिएक्शन यही था कि मुझे किसी ने फंसाया है। मैंने शांति से उसकी पूरी भड़ास सुनी और कहा, सॉरी यार, इस बार मेरा ध्यान भटक गया था। वैसे मैं तो बस ड्रामा कर रहा था, मैं उनके किसी ट्रैप में नहीं फंसा हूँ। बुयेन अपने वही गर्म मिजाज वाले अंदाज के साथ एक सेकंड के लिए रुका। क्या उसे अभी मुझसे पूरी कहानी का एक एक सच जानने की जिद नहीं करनी चाहिए थी? जब तक तू जानता है कि तू क्या कर रहा है तब तक ठीक है, अभी तू कहाँ है? जल्दी से सीधे कंपनी आ। जब उसने कंफर्म कर लिया कि मेरा मूड ठीक है तो उसने राहत की सांस ली और फोन काट दिया। मैंने यूं ही स्क्रॉल करते हुए न्यूज की हेडलाइंस देखी। ट्रैफिक स्टार ने काम पाने के लिए अपनाए घटिया तरीके। मैंने नीचे स्क्रॉल किया तो सबसे नीचे धीरे से मेरा नाम सामने आया। मैंने फोन रखा और नीचे गया तो देखा कि बटलर बड़ी इज्जत से कार का दरवाजा खोल रहा था। मुझे लगा था कि वो पागल औरत पहले ही कंपनी निकल चुकी होगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो यहीं बैठकर मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गया और मैंने उसकी तरफ देखा। ओ चिन, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे मैनेजर ने मुझे कंपनी आने के लिए कहा है। अब परिवार चलाने के लिए पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे ना। तुम अब मेरे साथ हो तो तुम्हें इतनी कड़ी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मेरे पैसे तुम्हारे खर्च उठाने के लिए काफी नहीं है? इतना कहने के बाद वो मेरे काफी करीब झुक गई। मैंने उसे देखा। ओ भाई साहब, गुई कितनी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन क्या हम अभी भी अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट नहीं रख रहे हैं? क्या होगा अगर किसी दिन तुम्हारा मन भर जाए और तुम मुझे ना चाहो? क्या मुझे उसके लिए पहले से तैयारी नहीं करनी चाहिए? गुई काफी देर तक मुझे एकटक घूरती रही, फिर बोली, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मुझे ये समझने में थोड़ा वक्त लगा कि उसके कहने का क्या मतलब था। क्या नहीं करोगी? उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने मेरी तरफ देखा और बोली, आराम से अपनी सीट बेल्ट बांध लो। जुई, तुम मेरे साथ कितनी अच्छी हो, लेकिन अगर तुम कभी मुझे अकेला छोड़कर चली गई तो मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा। मैं वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरी बात सुनते ही उसने एक जोरदार आवाज के साथ अचानक ब्रेक मार दिया। मैं पूरी तरह बेखबर था और मेरा माथा सीधे विंडशील्ड से जा टकराया। अभी अभी तो हम साथ आए हैं और तुम अभी से ब्रेकअप के बारे में सोचने लगे? क्यों? क्या हुआ? क्या मेरी वजह से तुम्हें खतरा महसूस हो रहा है या फिर तुम्हें अभी से पछतावा होने लगा है? मैंने हड़बड़ी में अपना सिर हिलाया। मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। भला मुझे पछतावा क्यों होगा? मैंने ये सब पाने के लिए बहुत मेहनत की है। गुई के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कार स्टार्ट की और सीधे मेरी कंपनी के गेट तक ड्राइव करके ले गई। मैं बाहर निकलने की जल्दी में था, लेकिन उसने मुझे पकड़ा और सीधे मेरे हाथ में एक कार्ड ठूस दिया। मैं इतना भावुक हो गया कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। गुई, तुम सच में सबसे बेस्ट हो। मैंने कार्ड लिया और झटपट उसे अपनी जेब में डाल लिया। बाय गुई, अगर कोई भी काम हो तो मुझे बेझिझक कॉल करना। मैंने हाथ से कॉल करने का इशारा किया, पीछे मुड़ा और सीधे बिल्डिंग की तरफ दौड़ लगा दी। गुई ने पीछे से धीरे से कहा, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगी। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। जब मैं दरवाजे तक पहुंचा तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे रोल ही बदल गए हैं? मैंने उलझन में पीछे मुड़कर देखा तो वो वहीं खड़ी शांति से मुझे देख रही थी। जाने क्यों, उसे देखकर मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला। फू यैक्सन कंपनी के एंट्रेंस पर पहले से ही बेचैनी में टहल रहा था। जैसे ही कल रात वाला मामला सामने आया, रिपोर्टरों का पूरा झुंड नीचे ही डेरा डालकर बैठ गया था। मुझे दुआएं चेन को रास्ते में ही रोकना होगा। मैं उसे कोई भी बेवकूफ़ी भरी बात नहीं कहने दे सकता। लेकिन तभी उसे अपने जूनियर का एक मैसेज मिला, शिन भाई, वो तो पहले से ही ऑफिस के अंदर हैं। फू यैक्सन पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। वो अंदर कैसे पहुंच गया? मैंने उसे देखा क्यों नहीं, और रिपोर्टरों ने भी उसे नहीं रोका। फू यैक्सन हड़बड़ी में भागता हुआ ऊपर आया। मैं आराम से चाय की चुस्कियां ले रहा था। मैंने ऊपर उसकी तरफ देखा। क्या मेरे लिए कोई काम तय किया है तुमने? फू यैक्सन ने मेरी तरफ देखा।
मेरे पास यहाँ कुछ अंदर की खबरें हैं, तुम देख सकते हो। और हाँ, कल रात की वजह से भी कंपनी के लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। तुम्हारा लेटेस्ट शो कैंसिल हो गया है। वो नीचे बैठा और अपना सिर खुजाने लगा। इंटरनेट की याददाश्त सिर्फ 3 सेकंड की होती है। जब भी तुम पब्लिक के सामने आने का मौका गंवाते हो, तुम्हारी पॉपुलैरिटी एक पायदान नीचे गिर जाती है। तुम्हारे पास तो वैसे ही ज्यादा मौके नहीं थे, और अब तो हालत और भी खराब हो गई है। मैंने अपने होंठ भींचे। चलो ठीक है, अंजाम काफी हद तक मेरी पिछली जिंदगी जैसा ही रहा, लेकिन अपनी पिछली जिंदगी में मैं इस बात से इतना ज्यादा डिप्रेस हो गया था कि मैंने एक बहुत बड़ा मौका हाथ से गंवा दिया था। लिनहाई ग्रुप अगले मंगलवार को एक ऑडिशन रख रहा है। मेरी पिछली जिंदगी में डॉन फैमिली ने मुझे सांत्वना देने के नाटक में कहा था कि मैं घर पर आराम करूं, और इस खबर को मुझसे पूरी तरह छुपा कर रखा था। उन्होंने मुझे बाहर तब आने दिया जब पूरी कास्ट की लिस्ट फाइनल हो चुकी थी। मैं तो उस वक्त उल्टा भावुक हो गया था। मुझे उनके इस पूरे प्लान की भनक तक नहीं थी, लेकिन वो ड्रामा बाद में सुपर डुपर हिट साबित हुआ। विलन को छोड़कर उसमें काम करने वाला हर एक एक्टर बहुत बड़ा स्टार बन गया। रातों रात उनकी शोहरत 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। अपनी इस नई जिंदगी में मुझे सबसे पहला काम यही बदलना है कि मुझे किसी भी हाल में उस ऑडिशन में जाना ही जाना है। फू याक्सन ने देखा कि मुझे जरा भी बेचैनी नहीं हो रही है, तो उसने माथे पर बल डालते हुए कहा, अबे कुछ तो हिम्मत दिखा। वैसे ही तेरे पास स्टेज पर आने के इतने कम मौके बचे हैं। अगर तू अब भी अपने हक के लिए नहीं लड़ेगा ना, तो भगवान भी तेरे करियर को डूबने से नहीं बचा पाएगा। उसने कुछ स्क्रिप्ट्स निकाली, देख लें, इनमें से कुछ पसंद आ रहा है क्या? अगले 2-4 दिनों में इनके ऑडिशन के लिए तैयार हो जा। मैंने सिर हिलाते हुए मना कर दिया। मेरा टारगेट पहले से सेट है। मैं लिनहाई वाले ऑडिशन में ही जा रहा हूँ। फू याक्सन की आंखें फटी की फटी रह गईं। तेरा दिमाग तो ठीक है? मैंने सुना है कि उस ऑडिशन में कुछ चुनिंदा रोल्स के लिए कम से कम 1000 लोग आपस में भिड़ने वाले हैं। वहाँ ढेर सारे ए लिस्टर्स और बी लिस्टर्स आएंगे। तुझे क्या लगता है तू उनके सामने कहीं भी टिक पाएगा? मैंने बड़ी गंभीरता से कहा, इसीलिए तो मेरा जाना जरूरी है। भले ही वहाँ जीतने का चांस 1000 में से सिर्फ एक ही क्यों ना हो। वो इन फालतू और बेकार स्क्रिप्ट्स पर टाइम वेस्ट करने से तो हजारों गुना बेहतर है। इतना कहने के बाद मैंने उसकी तरफ अपनी पीठ कर ली। फू याक्सन मेरी पीठ को देखता रह गया। वो परेशान भी था और साथ ही ठंडी सांसें भर रहा था। चलो ठीक है, अगर तू ट्रॉय करना ही चाहता है तो कर ले। वैसे भी एक और नाकामी से कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने नीचे देखा तो मेरा फोन दोबारा बज रहा था। ये मेरे बाप डॉन मुआन का कॉल था। मेरे चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। मैं अपनी पिछली जिंदगी की एक एक बात अच्छे से याद रखे हुए हूँ। मैं एक अनाथालय में पला बढ़ा था। बाद में डॉन फैमिली मुझे ढूंढते हुए आई और दावा करने लगी कि मैं उनका सगा बेटा हूँ जो सालों पहले गुम हो गया था। मैंने उस परिवार को पूरी शिद्दत और सच्चाई से अपनाया, लेकिन डॉन मुआन ने मुझे कभी अपने परिवार का हिस्सा समझा ही नहीं। पिछली बार जब मेरे साथ के लोगों ने साजिश रचकर मुझे फंसाया था और पूरे इंटरनेट पर मेरी थू थू करवाई थी, तब मेरी बेगुनाही साबित करने में मदद करना तो दूर, उसने मुझे सांत्वना देने के बहाने घर में ही नजरबंद कर दिया था। उसके बाद वो मुझे बिजनेस पार्टीज में घसीट कर ले जाता और दावा करता कि वो मेरा नेटवर्क बढ़ा रहा है। ये जानते हुए भी कि मेरा पेट खराब रहता है, वो हर बार मुझे जबरदस्ती ढीम भरकर शराब पिलाता, जिससे मेरी सेहत पूरी तरह बर्बाद हो गई। मेरे सारे एक्टिंग प्रोजेक्ट्स और काम के मौकों को वो चुपके से हड़प लेता और अपने दूसरे बेटे को ट्रांसफर कर देता था। उसने अकेले ही मेरे चमकते हुए एक्टिंग करियर को तबाह कर दिया और मुझे बीमारियों व इंटरनेट की गंदी गालियों के बीच पूरी तरह बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया। मेरी पिछली जिंदगी का सारा दर्द इसी डॉन फैमिली की रची हुई घिनौनी साजिश थी। एक एक करके मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मेरी पिछली जिंदगी का सारा गुस्सा और नफरत मेरे दिल में गहराई तक छप चुकी थी। डॉन मुआन की इन्हीं नीच चालों की वजह से तो मेरी पिछली जिंदगी में गुई को मुझे बचाने के चक्कर में सारे झूठे इल्जाम अपने सिर लेने पड़े थे। इतनी प्यारी और खूबसूरत लड़की का इतना दर्दनाक अंजाम हुआ, तो भला मैं इस पूरे डॉन परिवार से नफरत क्यों न करूं? मैंने कॉल रिसीव किया और अपना गला साफ करते हुए बोला, हाँ क्या बात है? डॉन मुआन, जैसा कि उम्मीद थी, बहुत ज्यादा फिक्रमंद होने का नाटक करने लगा। मैंने इंटरनेट पर सब देख लिया है बेटा। तेरे बाप को तुझ पर पूरा भरोसा है। तू अभी कहाँ है? मैं तुझे पिक करने के लिए गाड़ी भेजता हूँ। मैंने साफ साफ मना कर दिया, जरूरत नहीं है, कंपनी पहले से ही सब संभाल रही है। मैं आपको फालतू की तकलीफ नहीं दूंगा। पास खड़ा फू याक्सन मुझे घूर रहा था। मैं खड़ा तो ऐसे था जैसे कोई बहुत बड़ा बॉस हूँ, लेकिन मेरी टोन ऐसी बेचारगी भरी थी जैसे किसी को किनारे लगा दिया गया हो। फू याक्सन के चेहरे के एक्सप्रेशंस तो देखने लायक थे। वो दबी आवाज में फुसफुसाया, थोड़ी बेहतर एक्टिंग तो कर लेता बे, मुझसे तो ये नौटंकी देखी भी नहीं जा रही। उधर से आवाज आई, तकलीफ कैसी बेटा? तू मेरा बेटा है, डॉन फैमिली की आखिरी उम्मीद। तू ही तो अपनी माँ की अकेली निशानी है जो इस दुनिया में बची है। अगर तुझे कुछ हो गया तो फिर? अगर मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं करूंगा तो कौन करेगा? वो इतने धर्म ईमान वाले बनकर बड़ी बड़ी बातें हाँक रहा था। मैं मन ही मन उसकी औकात पर हंसा। अगर तुम सच में मेरी हिफाजत करना चाहते ना, तो इंटरनेट पर उड़ रही ये उल्टी सीधी अफवाहें अब तक साफ हो चुकी होती। दिन के आखिर में चिकनी चुपड़ी बातें तो कोई भी पेल सकता है। डॉन चेन, तुम सुन रहे हो ना? मैंने फोन को स्पीकर पर डाल दिया। डॉन मुआन दूसरी तरफ से अपना वही दोगला और ढोंगी नाटक चालू रखे हुए था। आजकल इंटरनेट पर लोग बहुत नीच हो गए हैं।
कंपनी में तुम्हारे लिए भी चीजें काफी मुश्किल हो रही होंगी ना। तुम घर वापस क्यों नहीं आ जाते और कुछ दिन आराम क्यों नहीं कर लेते? मैंने बड़े संभाल कर और थोड़े दबे हुए अंदाज में जवाब दिया। मुझे आराम करने की जरूरत नहीं है, पर क्या मैं घर आकर अपना कुछ सामान उठा सकता हूँ? इतना कहने के बाद मैंने टेबल पर रखा दूध का एक बड़ा घूंट गटक लिया। डॉन मुआन मन ही मन हंसा। सामान उठाने आ जाओ बेटा। एक बार तुम डॉन फैमिली की चौखट के अंदर आ गए तो तुम्हें दुम दबाकर मेरी ही सुननी पड़ेगी। हाँ हाँ, बिल्कुल आ सकते हो, पर मुझे लगता है कि तुम्हारी कंपनी अब तुम्हें कोई अच्छे रोल्स तो देने से रही, तो क्यों ना तुम ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का नाटक छोड़ो और घर आकर अपना खानदानी बिजनेस संभालो। डॉन मुआन ऐसे बन रहा था जैसे उसे सख्त एक वारिस की जरूरत हो और वो अपने बेटे के सपनों का बहुत बड़ा सपोर्टर हो। मैंने तुरंत हैरान होने का नाटक किया। सच में? मेरी हालत तो वैसे ही खराब हो चुकी है, अब कमबैक करना तो बहुत मुश्किल होगा। इससे तो अच्छा है कि मैं आपसे कंपनी संभालना ही सीख लूं। ये सुनते ही डॉन मुआन का चेहरा उतर गया और वो ऐंठ गया। क्यों? तुम तो हमेशा से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नाम कमाना चाहते थे ना। अपने आप पर जबरदस्ती मत करो। वैसे आज रात मेरी एक बहुत बड़ी दावत है, वहाँ कई बड़े बड़े डायरेक्टर्स आने वाले हैं, मैं तुम्हें उनसे मिलवाने ले चलूंगा। वो मन ही मन सोचने लगा, मैं अपनी खानदानी जायदाद इस लल्लू के नाम कैसे कर सकता हूँ? ये डॉन फैमिली का बिजनेस संभालने के लायक ही नहीं है, ये तो वारिस बनने के काबिल भी नहीं है। फू याक्सन स्पीकर पर उसकी आवाज सुन रहा था। वो मेरा खेल समझ गया और उसने चुपके से मुंह से इशारा किया, बोल दे कि तू सोचकर बताएगा। उसने मुझे देखा कि मैं बस हवा हवा में उसकी हाँ में हाँ मिला रहा हूँ। जैसे ही कॉल कटी, फू याक्सन ने अपने सीने पर हाथ रखा। अरे बाप रे अचेन, मुझे मत बताना कि तू सच में किसी बहुत अमीर घराने का साहबजादा है जो सिर्फ दुनिया के मजे लेने बाहर निकला था। अगर सच में ऐसा है तो क्या तेरे पास अभी भी बाजी पलटने का कोई चांस बचा है? मैंने अपना फोन एक तरफ फेंका। मैं तो बस एक अमीर खानदान का गोद लिया हुआ बंदा हूँ और कुछ नहीं। हम दूसरों के टुकड़ों पर नहीं पलते, हम अपने दम पर जीते हैं, समझे? मैं उसे ऐसे समझा रहा था जैसे किसी छोटे बच्चे को डांट रहा हूँ। इतना बोलने के बाद मुझे खुद अपनी बात पर हंसी आ गई। क्या मैं इस वक्त खुद गुशी के टुकड़ों पर नहीं पल रहा हूँ? पर इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा और एक बहुत ही कड़क करियर बनाकर दिखाऊंगा। आगे चलकर गुशी की हिफाजत करने की बारी मेरी होगी। बाद में डॉन मुआन मुझे लेने के लिए बंदे भेजेगा। डॉन फैमिली के घर पर मेरे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, पर एक बार मैं वहां गया तो वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से वो डॉन परिवार दावत में पक्का कोई न कोई गंदी चाल चलने वाला है। मैं सोचने लगा कि यहाँ से कैसे निकला जाए, तभी मुझे अचानक अपनी जान का ख्याल आया। हाँ, ये सही रहेगा, मैं सीधे गुशी को ही मुझे पिक करने के लिए बुला लूंगा। कुछ ही देर में डॉन फैमिली के लोग उम्मीद के मुताबिक आ पहुंचे। मेरी पिछली जिंदगी के उलट इस बार डॉन मुआन खुद चलकर आया था। लोगों की नजरों से बचने के चक्कर में वो खास तौर पर पिछले दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। डॉन मुआन ने अपनी वही नकली मुस्कान चिपकाई। चलो चलें, बहुत सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने मन ही मन खुद को कोसा, पिछली जिंदगी में मैं इस बंदे का ये दोगला और घिनौना चेहरा क्यों नहीं देख पाया था। दावत में बहुत सारे लोग आए हुए थे, मैं उसके बगल में चल रहा था, लेकिन मेरा एटीट्यूड और रुतबा किसी भी तरह उससे कम नहीं लग रहा था। मैंने अपनी आंखें छोटी की। अपनी पिछली जिंदगी में इस वक्त मुझे गुशी ने घर में बंद करके रखा हुआ था। बाद में जब मैं वहां से भागकर निकला तब मैं सच में ऐसी ही एक महफिल में पहुंचा था। उस वक्त मैंने डॉन मुआन के कहे मुताबिक काम किया और शराब का वो गिलास गटक लिया। लेकिन जब अगले दिन मेरी आंख खुली तो मैं झूठी और घिनौनी अफवाहों के दलदल में धंस चुका था। सामने वाली पार्टी बहुत ही ठंडी व बेरुखी निकली और उसने मुझे बेमन से एक छोटा मोटा रोल थमा दिया। उस दिन के बाद से उन लोगों की नज़रों में मैं एक ऐसा नौसिखिया बन गया जिसे आसानी से दबाया और अपने उंगलियों पर नचाया जा सकता था। प्रेसिडेंट ली तुमसे मिलना चाहती हैं। इस इंडस्ट्री में उनका काफ़ी दबदबा है, जाओ जाकर उनसे बात कर लो। तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारा ही भला सोचते हैं। मैंने उसी वक्त उनके चेहरे से नकाब नहीं उतारा। जैसे ही मेरे हाथ में शराब का गिलास आया मैं तुरंत अलर्ट हो गया। मुझे अच्छी तरह पता था कि शराब का ये गिलास एक ट्रैप है। अबे यार, फिर से वही ड्रामा। क्या ये लोग कोई नया पैंतरा नहीं आजमा सकते? मैंने आसपास खड़े उन लोगों को देखा जो तमाशा देखने के लिए नीचता भरी नजरों से इंतजार कर रहे थे और हल्की सी मुस्कान दे दी। मैंने बड़ी सफाई से शराब का वो गिलास वापस डॉन मुआन के हाथ में थमा दिया और बगल में रखी चाय उठा ली। आई एम सॉरी प्रेसिडेंट ली, मैंने सेफ्लोस्पोरिन ली है तो मैं शराब नहीं पी सकता। मेरे पापा मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो मेरी जगह ये गिलास वो पी लेंगे। आप तो बहुत बड़े दिल वाले हैं, आपको कोई एतराज तो नहीं होगा ना? मैंने चाय का कप उठाया। मैं शराब की जगह चाय से आपका वेलकम करता हूँ। डॉन मुआन की घबराहट बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वहां खड़े हर बंदे को अच्छे से पता था कि उस ड्रिंक में क्या मिलाया गया था। क्या हुआ पापा, क्या आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार नहीं करते? बस एक गिलास शराब ही तो है, आप मना तो नहीं करेंगे ना? प्रेसिडेंट ली का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यंग मास्टर डॉन, क्या तुम्हारी इस पार्टी में मेरी बेइज्जती करने की प्लानिंग है? डॉन मुआन का मुंह उतर गया। बस एक गिलास शराब ही तो है, कौन सी बड़ी बात हो गई? मैंने इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए ये मौका अरेंज किया है। प्रेसिडेंट ली को नाराज मत करो। मैंने शराब का गिलास वापस उसकी तरफ खिसका दिया। तो फिर आपके पीने में क्या प्रॉब्लम है?
इसका मतलब जब आपने कहा था कि आपके सगे बेटे से बढ़कर कोई नहीं है, तो वो सब सफेद झूठ था। डॉन मुआन के हाथ में जबरदस्ती शराब का गिलास ठूंस दिया गया था। वो गुस्से में अपने दांत पीस कर रह गया। प्रेसिडेंट ली बोल उठी, प्रेसिडेंट डॉन, आपका बेटा कुछ खास समझदार नहीं है। मुझे हमारे बिजनेस के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। प्रेसिडेंट ली ने यह बात जोर से कही, लेकिन उनकी आंखों में एक शातिर और चालाक चमक साफ दिख रही थी। मैंने तुरंत घबराने और परेशान होने का नाटक किया। अरे ऐसा मत कीजिए प्रेसिडेंट ली, अभी तो आपने देखा भी नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं पक्का आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता हूँ। प्रेसिडेंट ली मन ही मन फूला ना समाई, लेकिन बाहर से घमंडी बनने का नाटक करने लगी। तो फिर क्या तुम इसे पीने वाले हो? मैंने लाचारी से शराब के गिलास को देखा और ऐसे सिर हिलाया जैसे अपनी किस्मत को मंजूर कर लिया हो। हर कोई तमाशा देखने के लिए तैयार बैठा था, लेकिन मैं सीधे वाइन टेबल की तरफ बढ़ा, लाल शराब की एक नई खुली बोतल उठाई और अपने लिए एक गिलास ढाल लिया। मेरे पापा ने दूसरा गिलास पकड़ रखा है, उसे वापस लेना सही नहीं लगेगा। आप इस गिलास को मेरी तरफ से चीयर्स समझिए। इतना कहते ही मैंने एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया। डॉन मुआन को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने अपना गिलास पटक कर तोड़ ही दिया होता। वैसे तो मेरी कैपेसिटी शराब झेलने की ज्यादा नहीं है, भले ही मैंने अपनी पिछली जिंदगी में थोड़ी बहुत आदत डाल ली थी, पर इस नई जिंदगी में तो मैंने शराब की एक बूंद तक नहीं छुई थी। मैंने एक सेकंड निकालकर अपना फोन चेक किया। गुई का कोई रिप्लाई नहीं आया था। वो शायद बिजी होगी, लगता है मुझे थोड़ी देर और टाइम पास करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट ली ने तसल्ली से सिर हिलाया। तभी मैंने नोटिस किया कि प्रेसिडेंट ली जिस तरह से मुझे घूर रही थी, वो नीयत सही नहीं लग रही थी, और मैं तुरंत अलर्ट हो गया। मुझे डर है कि वाइन के इस गिलास में भी कोई झोल है। लेकिन जैसे ही वो मुझे छूने ही वाली थी, कमरे का दरवाजा अचानक बड़ी जोर से धक्का देकर खोला गया। उस औरत के चेहरे पर सख्त नापसंदगी छाई हुई थी और एक भारी दबाव पूरे कमरे में फैल गया। वो हंसती खेलती महफिल का माहौल पल भर में एकदम शांत हो गया। हर कोई चुपचाप उस नए आने वाले इंसान को देखने लगा और सबके दिलों में एक साथ झटके की लहर दौड़ गई। वो औरत कोई और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट गू थी। भले ही उन लोगों ने पहले गुशी को एक इनविटेशन भेजा था, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अकड़ू और इतनी पावरफुल प्रेसिडेंट गू सच में यहाँ पहुंच जाएगी। प्रेसिडेंट ली ने तुरंत अपना वाइन का गिलास पकड़ा और हड़बड़ी में उसका वेलकम करने के लिए आगे बढ़ा। बड़ी ही इज्जत और डर के साथ बोला, आप तो जानती हैं प्रेसिडेंट गू, आपके यहाँ कदम रखने की खुशी में तो हमें इस जगह को और भी शानदार तरीके से सजाना चाहिए था। वो मन ही मन खुद को कोसे जा रहा था कि उसने कितना बड़ा चांस मिस कर दिया। मक्खन लगाने का इतना परफेक्ट मौका था और मेरे हाथ से यूं ही निकल गया। पास ही खड़े किसी बंदे ने एक सूखी और अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, हमें सच में उम्मीद नहीं थी कि प्रेसिडेंट गू अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालकर हमारी इस छोटी सी डिनर पार्टी में आएंगी। गुई ने शुरू से लेकर आखिर तक उनकी एक बात का भी जवाब नहीं दिया। उसने बस एक ठंडे और बेरुखे एक्सप्रेशन के साथ पूरे कमरे का जायजा लिया। अरे, चेन ने अभी मुझे मैसेज करके यहाँ आने को कहा था। मुझे देर हो गई तो मैं खुद को सजा के तौर पर एक ड्रिंक लगाती हूँ। मिस लिन ने भी इस बात को नोटिस किया। उसने अपना गिलास उठाया और एक ही घूंट में खाली कर दिया। प्लीज आप मेन सीट पर बैठिए। किसी अक्ल वाले बंदे ने झटपट उसे सीधे कमरे के बीचों बीच सबसे खास सीट पर बैठा दिया। गुई ने पूरी महफिल का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था और पार्टी का माहौल पल भर में बर्फीला और सीरियस हो गया। किसी ने उलझन में अपने पास वाले बंदे से फुसफुसाकर पूछा, अबे ये औरत कौन है रे? अबे धीरे बोल, वो गू फैमिली की गुई है। उस टाइम उसका अपने घर वालों से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। वो घर छोड़कर भाग गई और उसने स्क्रैच से अपना बिजनेस खड़ा किया। सिर्फ कुछ ही सालों में उसने अपनी कंपनी को उस लेवल पर पहुंचा दिया कि अब गू फैमिली वाले भी उससे डरते हैं। हाँ यार, मैंने भी सुना है कि शुरुआत के दिनों में उसे बहुत दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अपने कड़क दिमाग और सही काम के दम पर उसने मार्केट में अपने पैर मजबूती से जमा लिए। अब इंडस्ट्री में हर कोई उसकी इज्जत करता है। सही में भाई, उसकी पावर बोलती है। डॉन मुआन ने देखा कि उसके आसपास के बड़े बड़े तोप लोग एक ही औरत के आगे पीछे मंडरा रहे हैं। इस औरत की पहचान पक्का कोई आम बात नहीं थी। उसने तुरंत अपना वाइन का गिलास उठाया और लपक कर उसके पास पहुंच गया। हेलो, मैं डॉन ग्रुप का सीईओ हूँ। आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन आपके चर्चे बहुत सुने हैं। ये आवाज सुनते ही गुई ने अनजाने में अपना सिर घुमाया और उस चेहरे की तरफ देखा जो अब तक हर किसी को इग्नोर मार रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। डॉन मुआन का दिल खुशी के मारे उछल पड़ा। गुई अपने सामने खड़े उस आदमी को घूर रही थी। पहली बार मिल रहे हैं? क्या बात कर रहे हो? तुम ही तो वो थे जिसने उस वक्त अचेन के खिलाफ हर मोड़ पर चालें चली थी। उसे इतनी नाइंसाफी झेलनी पड़ी और तुमने तो उसकी पूरी जिंदगी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। गुई ने बेपरवाही से अपने पास रखी रेड वाइन की बोतल उठा ली। डॉन मुआन बेहद घमंडी फील करते हुए एक कदम आगे बढ़ा। अरे बाप रे, मुझे उम्मीद नहीं थी। इतने सारे लोगों में से इस औरत को मैं पसंद आ गया। बंदी की चॉइस माननी पड़ेगी। प्रेसिडेंट ली ने आगे बढ़कर बोतल पकड़ी और डॉन मुआन का गिलास भर दिया। डॉन मुआन ने अपना गिलास उठाया और एक ही सांस में गटक गया। आसपास के लोग भी औपचारिकता निभाने के लिए आगे आने लगे। गुई चुपचाप डॉन मुआन को देख रही थी। जैसे जैसे वो महफिल के चक्कर में एक के बाद एक गिलास ढालता गया, डॉन मुआन के पेट में दर्द और अजीब सी ऐंठन होने लगी। डॉन मुआन ने हाथ बढ़ाकर अपना पेट मला।
यह दर्द सच में बर्दाश्त से बाहर था। ली यान ने नाखुशी जताते हुए कहा, क्या हुआ? क्या तुम प्रेसिडेंट गू को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो? डुआन मुआन पूरी तरह से बेबस हो गया था। उसे लगा जैसे उसका पूरा पेट शराब की बदबू से भर गया है। तभी उसकी नज़र अचानक कोने में खड़े मुझ पर पड़ी, जो मज़े से तमाशा देख रहा था। मैं हाथ में चाय का कप थामे बड़े ही आराम से अपनी बंदी को देखे जा रहा था। गुई तो सच में बहुत कड़क है, जैसा कि उम्मीद थी मेरी पसंद की लड़की से। अचेन, जरा यहाँ आओ, प्रेसिडेंट गू से मिलो। डुआन मुआन के एटीट्यूड को देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो ये आफत मेरे सिर मढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर मैं जरा भी नहीं डरा। मैं एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। प्रेसिडेंट गू, ये मेरा बेटा है। आप दोनों की उम्र लगभग एक जैसी ही लग रही है, तो क्यों ना आप लोग थोड़ी और बात कर लें? हम उम्र लोगों के पास बात करने के लिए काफी कुछ होता है। डुआन मुआन बगल में खड़े होकर मुस्कुराया और फिर उसके मुंह से शराब की बदबूदार डकार निकल गई। मैं इस परफेक्ट मौके का फायदा उठाकर डुआन चेन को ये जता सकता हूँ कि मैं सच में उसका भला चाहता हूँ। प्रेसिडेंट गू, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मैं आपके साथ ड्रिंक नहीं कर सकता, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मेरे पापा अभी भी पूरे जोश में हैं, तो क्यों ना आप इन्हीं के साथ पीना जारी रखें। मैंने अपनी बंदी के सामने सरेआम ये ऑफर ठुकराने में जरा भी संकोच नहीं किया। आसपास खड़े लोगों की सांसें थम गईं। ये लड़का तो सच में छोटा पटाखा बड़ा धमाका निकला, जिसे शेर का भी डर नहीं है। क्या इसे पता भी है कि ये किसे रिजेक्ट कर रहा है? लेकिन उस औरत ने बस अपना सिर घुमाया, मुझे एक नज़र देखा और धीरे से सिर हिला दिया। वो सच में ऐसे ही मान गई। डुआन मुआन की आंखों में जलन की एक लहर दौड़ गई। नहीं, अगर मैं ऐसे ही पीता रहा तो सीधा अस्पताल पहुंच जाऊंगा। डुआन मुआन के चेहरे पर छटपटाहट साफ दिख रही थी। उस औरत ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसकी गोरी उंगलियां रेड वाइन के गिलास को धीरे से सहला रही थीं। वो बस गिलास को हाथ में लेकर घुमा रही थी। माहौल पल भर में एकदम भारी और सीरियस हो गया। गुई अपनी कुर्सी पर आलस से बैठी थी और मुझे बिंदास मुस्कुराते हुए देख रही थी। वो थोड़ी खोसी गई। रुको, अचेन इस बार गुस्सा क्यों नहीं है? हमारी पिछली जिंदगी में तो वो अपने बाप की वजह से मुझसे न जाने कितनी बार लड़ा था। मुझे इस वक्त बहुत तसल्ली मिल रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने सिर घुमाया मेरे दिल की धड़कन अचानक रुक सी गई। अरे बाप रे, अरे बाप रे, क्या मेरी शुई ये सोचेगी कि मैं एक बुरा और नालायक बेटा हूँ? क्या मुझे अभी एक अच्छे बेटे का नाटक करके आगे बढ़कर थोड़ी फिक्र दिखानी चाहिए? गुई ने तुरंत अपनी नजरें फेर लीं। डुआन मुआन को काफी देर तक हिचकिचाते और कोई कदम न उठाते देख गुशी बोल उठी, जब तुम और नहीं पी सकते तो टेबल पर रखा वो गिलास खत्म करो। डुआन मुआन ने यकीन न करते हुए गुशी की तरफ देखा और फिर उतने ही शौक में खड़े ली यान को देखा। इसे सब कुछ पता है। गुई ने उनके इशारों को पूरी तरह इग्नोर मार दिया। दबाव न झेल पाने की वजह से डुआन मुआन ने वो वाइन का गिलास पी लिया। बोरिंग। उसने अपना हाथ उठाया, अपनी उंगलियों को देखा और बेपरवाही से बोली, तुम्हें सच में लगा कि तुम बहुत चालाकी दिखा रहे थे? मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। ली यान हड़बड़ी में उसे संभालने के लिए आगे बढ़ा। आई एम सॉरी, मेरे पापा ने आपके लिए परेशानी खड़ी कर दी। उम्मीद है आप इसे दिल पर नहीं लेंगी। इनकी उम्र हो गई है तो इन्हें ज्यादा अक्ल नहीं है। मैं आगे बढ़ा तो गुई ने मुस्कुराते हुए मुझे प्यार भरी नजरों से देखा। क्या इसे ये लड़का पसंद आ गया है? मुझे महसूस हुआ कि अभी जो रेड वाइन का गिलास मैंने पिया था वो अब मेरे सिर पर चढ़ रहा था। मेरा सिर थोड़ा चकराने लगा था। उसने मौका देखकर मुझे सहारा दिया और धीरे से बोली, अचेन तुम तो समझदार हो ना, तो चलो मेरे साथ आओ। डुआन मुआन के दिल में शौक का बहुत बड़ा तूफान उठ खड़ा हुआ। मेरा ये 2 कौड़ी का बेटा, कब पटायो उसने गुई को? लियान का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। अब मैं क्या करूं यार? मैं तो अभी प्रेसिडेंट गू के बंदे का ही फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। वो मुझसे बदला तो नहीं लेगी ना? गुई दरवाजे की तरफ बढ़ गई। शुरुआत से लेकर आखिर तक उसने बैंक्वेट हॉल में मौजूद लोगों पर एक नजर तक नहीं डाली और पीछे हक्के बक्का खड़े लोगों की भीड़ को छोड़कर निकल गई। सबको तो शुरुआत में लगा था कि सबके सामने मेरी अच्छी खासी क्लास लगेगी, पर उनके होश तो तब उड़ गए जब बड़ी मैडम गू बस ऐसे ही निकल गई। गुई जैसे ही दरवाजे पर पहुंची वो अचानक रुकी। उसने सिर घुमाकर बैंक्वेट हॉल में खड़े मुझे देखा और एक प्यारी सी मुस्कान दी। अचिन, आ नहीं रहे क्या? आ रहा हूँ। मैं झटपट भागकर उसके पीछे हो लिया। इसे तो देखो, ये तो अंदर से बड़ा खुश लग रहा है भाई। आसपास खड़ी भीड़ ये नज़ारा देखकर ठंडी सांसें भरने लगी। किसका बुद्धू बेटा है बे ये? मौत सामने खड़ी है और ये बंदा अभी भी इतना खुश हो रहा है। उस औरत ने मुझे जबरदस्ती पैसेंजर सीट पर ठूसा और फिर सीधे मेरे होठों पर किस कर दिया। अबे ये किस टाइप का सरप्राइज अटैक था? मैंने हड़बड़ी में खुद को थोड़ा पीछे किया और अपनी नजरें खिड़की के बाहर घुमा ली। गुई ने सिर घुमाया और मेरी शार्प जॉलाइन को देखा। अचिन, तुम्हें अगली बार से ऐसी पीने पिलाने वाली पार्टीज में जाने की कोई इजाजत नहीं है, गुई ने एक तरह से ऑर्डर देते हुए कहा। उसने धीरे से अपने लाल होंठ भींचे। अचिन, तुमने पी रखी है? गुई का चेहरा पल भर में काफी उतर गया। उसने सीधे एक्सीलेटर दबा दिया। नशा अब मेरे सिर पर चढ़ रहा था और मुझे अपना पूरा शरीर भारी और चक्कर आता हुआ फील हो रहा था। गुई ने तुरंत मेरी हालत भांप ली। उसने कार की स्पीड धीमी की और जितने आराम से हो सके कार चलाने लगी। वो बिना किसी झिझक के मुझे एकटक घूरे जा रही थी। उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी। मैंने अपनी आंखें थोड़ी बंद की और चुपके से उसे देखा। वो तो मेरे हैंडसम लुक्स पर पूरी फिदा हो चुकी थी।
उसकी इस तरसती हुई नज़र के नीचे मैंने सीधे टल्ली होने का नाटक करना शुरू कर दिया। मैं कराहने लगा और शिकायत करने लगा कि कितनी गर्मी लग रही है। अचेन, तुम्हें पता भी है कि तुम इस वक्त कैसे लग रहे हो? गुई ने अपने होठों को हल्का सा काटते हुए पूछा। बोलते बोलते वो कार का एस बड़ी ई ऑन करना नहीं भूली। मैंने अपना सिर घुमाया और बड़ी उलझन में उसे देखने लगा। तुम अनजाने में ही सही पर मुझे छेड़ रहे हो, गुई मन ही मन फुसफुसाई। बाहर से तो मैं वही मासूम और कंफ्यूज्ड बनने का नाटक कर रहा था, पर अंदर ही अंदर मेरे दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। नहीं तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने अपना सिर हिलाया। मैंने तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। गुई ने कार को सड़क किनारे लगाया और धीरे धीरे मेरे करीब आई। तुम्हें पता है मेरा कितना मन कर रहा था कि तुम्हें वहीं से उठाकर सीधे घर ले जाऊं। तभी मैंने अचानक एक अजीब सा सवाल पूछ लिया। तुमने अभी अभी मेरे पापा के साथ वैसा बर्ताव क्यों किया? अचिन को हमारी पिछली जिंदगी की बातों के बारे में कुछ नहीं पता। उसे ये भी नहीं पता कि जिस बाप की वो इतनी इज्जत करता है वही बाप आगे चलकर उसे पूरी तरह निगल जाएगा। क्या मुझे अभी उससे इस बारे में बात करनी चाहिए? गुई अचानक चुप हो गई। कार का माहौल रोमांटिक से सीधे सन्नाटे में बदल गया। यह सोचते हुए गुई सीधे बोल उठी। अचेन, क्या तुम्हें पता है कि मैं आज कुछ चीजों की छानबीन करने गई थी? गुई ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि धीरे धीरे मुझे कोई दूसरी बात बताने लगी। मैंने उलझन में उसे देखा। अरे बुद्धू, तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाने वाले और वो सारे झूठे इन्फॉर्मेशन देने वाले लोगों का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया है। मेरा अचिन तो कितना सीधे दिल का है। क्यों न तुम गैस करो कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कौन कर रहा है? मैंने किसी सीधे सादे और प्यारे से बड़े पप्पी की तरह अपना सिर हिला दिया। तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि मुआन। गुई ने धीरे से मेरे कान में सच फुसफुसाया। ये कैसे पॉसिबल है? मैं नहीं मानता। तुम पक्का मुझसे झूठ बोल रही हो। मेरे पापा मेरे साथ कितना अच्छा बर्ताव करते हैं, वो मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए किसी को क्यों हायर करेंगे? मैंने पागलों की तरह अपना सिर हिलाया। मेरे हाथों ने सीट बेल्ट को इतनी कसकर पकड़ लिया कि मेरी नसें बाहर दिखने लगीं। और फिर, जैसा कि मुझसे उम्मीद थी, मैंने हाथ बढ़ाकर अपने सामने खड़ी उस औरत को पीछे धकेल दिया। क्या जबरदस्त एक्टिंग परफॉर्मेंस दी है बे। मैंने मन ही मन चुपके से अपनी तारीफ की। गुई को भी उम्मीद नहीं थी कि मैं ये सब एक ही बार में एक्सेप्ट कर लूंगा। वो तो बस मुझे पहले से अलर्ट करना चाहती थी। उसने मुझे प्यार से किस किया, जबकि मैं अपनी सीट पर बैठा एक बेचारे, बेसहारा और छोड़े हुए छोटे पप्पी की तरह बनने का नाटक कर रहा था। मुझे पता था कि गुई के पास मुझसे झूठ बोलने की कोई वजह नहीं थी। वैसे भी मैंने डॉन मुआन के साथ ज्यादा टाइम बिताया ही नहीं था। ज्यादा से ज्यादा कुछ साल ही हुए थे। गुई की बातों ने मेरे दिल में शक का एक बीज बो दिया था। मैं पैसेंजर सीट पर बैठा धीरे से बुदबुदाया, ना, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पापा ऐसा कभी नहीं करेंगे। इस दुनिया में वही तो मेरे अकेले फैमिली बचे हैं। गुशी ने हाथ बढ़ाकर मेरा सिर सहलाया और मुझे दिलासा देते हुए बोली, अच्छे बच्चे की तरह रहो अचेन, तुम्हारे पास अभी भी मैं हूं ना। मैंने शक की नजरों से उसकी तरफ देखा। सच में? गुई के होठों की मुस्कान और भी खिल गई। हाँ, बिल्कुल सच। चाहे फ्यूचर में कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तो फिर क्या तुम मुझे कभी अकेला छोड़कर जाओगी? मैंने उसका हाथ कसकर थाम लिया। मैं बेताबी से उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। गुई ने मुस्कुराती हुई आंखों से मुझे देखा। बिल्कुल भी नहीं, पर यह सब तुम्हारे बिहेवियर पर डिपेंड करता है। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मैंने झटपट सिर हिलाया, फिर उस औरत का छोटा सा हाथ पकड़कर उस पर एक किस किया और उदास टोन में बोलता रहा, मुझे लगता है कि अब इस दुनिया में सिर्फ तुम ही मेरी अपनी बची हो। गुई ने मुझे दिलासा देने के लिए मेरा हाथ थपथपाया और तब जाकर उसने कार दोबारा स्टार्ट की। गुई की आंखें पूरी तसल्ली से भरी हुई थीं। मेरी इस जिंदगी का अचिन सिर्फ और सिर्फ मेरा हो सकता है। मैं वहां चुपचाप बैठा रहा, अपनी एक्टिंग स्किल से बेहद सैटिस्फाइड। मेरी शुई मेरे साथ कितनी अच्छी है यार। लेकिन बहुत जल्द मेरी ये मुस्कान गायब हो गई। वो औरत फराटा भरते हुए गाड़ी सीधे घर ले गई और मुझे घसीटकर सीधे बेडरूम में खींच ले गई। फास्ट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह मेरे फोन की घंटी से मेरी आंख खुली। मैंने कॉलर आईडी पर नजर डाली। ओ भाई साहब, क्या ये मेरे वही 2 कौड़ी के पापा नहीं हैं? कल रात वो वाइन का गिलास पीने के बाद भी आज इस बंदे में मुझे कॉल करने का दम बचा हुआ है। मुझे थोड़ा तरस आया। दूसरी तरफ से एक आवाज आई, अचेन। उस आवाज में बहुत ज्यादा घबराहट और बेचैनी साफ झलक रही थी। हाँ, मैंने आलस भरे अंदाज में जवाब दिया। डॉन मुआन फिक्रमंद होने का नाटक करते हुए बोल उठा, अबे ये लड़का इतना रिलैक्स्ड क्यों साउंड कर रहा है? इन दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है? अरे तुम इस वक्त कहाँ हो? एल्विस एमएसयू ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? उसकी इस दोगली और झूठी फिक्र को सुनकर मुझे उल्टी आने लगी। मैंने बहुत ज्यादा इमोशनल होने का नाटक किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी इतनी फिक्र करते हैं पापा। कल रात उन्होंने मेरे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं की। उन्होंने बस मुझे एक बिजनेस कार्ड दिया और कहा कि कुछ दिनों में उनके मेंशन पर जाकर उन्हें कंपनी दूं। फिर उन्होंने मुझे सड़क किनारे ड्रॉप कर दिया। मेरे ऐसा कहने की वजह उसे ये बताना था। अब तुम मुझे डॉन फैमिली के घर में बंद करने का आइडिया अपने दिमाग से निकाल ही दो। डॉन मुआन ने अपने अभी भी दर्द कर रहे पेट को मला। उसके दिल में थोड़ा अविश्वास फील हो रहा था। मेरी हालत ऐसी हो गई और ये लड़का एकदम सही सलामत है। उन्होंने सच में तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं की? नहीं, वो तो मेरे साथ काफी अच्छे से पेश आई।
बस एक वेटर ने उन्हें बताया था कि किसी ने वाइन में मिलावट की थी। पापा, क्या आपको इस बारे में कुछ पता है? मैंने एकदम कैजुअल और बेपरवाह टोन में कहा। डॉन मुआन का दिल की धड़कन अचानक रुक सी गई। वो हकलाते हुए बोला, कौन सी वाइन? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। क्या ली यान ने कसम नहीं खाई थी कि किसी को पता नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है? किसी ने देख कैसे लिया? वो 2 कौड़ी की औरत। क्या होगा अगर गुई मेरे इस बेकार बेटे को देखे और उसे पता चल जाए कि मैंने दूसरों के साथ मिलकर डॉन चेन को नशा देने की साजिश रची थी? ये तो बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। डॉन मुआन जैसे ही इस बारे में सोचने लगा, उसके माथे से ठंडा पसीना छूटने लगा। क्या प्रेसिडेंट गू ने बताया कि वो कौन था? मैंने उलझन भरे अंदाज में पूछा। नहीं। ये बात कहने के बाद उसने मुझे सड़क किनारे ऐसे पटक दिया जैसे वो खुद का नाम साफ करने की कोशिश कर रही हो। डॉन मुआन ने खुद को बचाने के लिए झटपट कहा, जब तक तुम ठीक हो तब तक सब ठीक है, और उसने तुरंत फोन काट दिया। कटे हुए कॉल को देखकर मेरा मूड एकदम फ्रेश हो गया। मैं धीरे से बिस्तर से उठकर फ्रेश होने के लिए चला गया। दिल में थोड़ा सा अफसोस जरूर फील हो रहा था। मेरी शुई का बिस्तर कितना बड़ा और सॉफ्ट है यार। मैं इस पर रोज सो सकता हूँ और कभी बोर नहीं होऊंगा। कितने अफसोस की बात है, हमने अभी तक अपने रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं किया है, तो मेरे लिए यहाँ लंबे टाइम तक रहना सही नहीं रहेगा। फ्रेश होने के बाद मैं लिविंग रूम में गया, जहाँ बटलर ने मुझे रोक लिया। उसकी ट्रे में सादी कांजी और हैंगओवर सूप रखा हुआ था। बटलर ने साइड में खड़े होकर कहा, मिस्टर डॉन, बड़ी मैडम ने इसे खास तौर पर बनाने का ऑर्डर दिया था। मैं तो बस बाद में बाहर जाकर नाश्ता करने की सोच रहा था। मेरी गुशी कितनी केयरिंग है यार। मैंने कल रात पी थी तो मेरा पेट अभी थोड़ा अजीब फील कर रहा था। हालांकि मेरी आंखों में उलझन की एक झलक आ गई। क्या गुशी को पता था कि मेरा पेट खराब रहता है? क्या एक नॉर्मल नाश्ते में स्टीम्ड बंस और बाकी डिशेस सजी नहीं होनी चाहिए थी? ये इतना सिंपल सादा कांजी ही क्यों है? मेरी हिचकिचाहट को देखकर बटलर ने प्यार से याद दिलाया, मिस्टर डॉन, आप बेफिक्र रहिए। सादा कांजी और हैंगओवर सूप दोनों को बड़ी मैडम ने खास तौर पर किचन से ताज़ा बनवाने का ऑर्डर दिया था। ये सुनकर हैंगओवर सूप पकड़े हुए मेरा हाथ एक सेकंड के लिए रुक गया। ये बटलर सच में अपनी ड्यूटी पूरी शिद्दत से निभाता है। मुझे अभी काम पर जाना था तो मैंने झटपट सब खत्म कर लिया। मैं सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ा, जहां ड्राइवर ने बड़ी इज्जत से कार का दरवाजा खोला। बड़ी मैडम को आज काम से जाना है। उन्होंने मुझे आपको बताने के लिए कहा है कि वो आपको ऑफिस में ही छोड़ पाएंगी। उन्हें उम्मीद है कि आप उन्हें माफ कर देंगे। ड्राइवर ने बड़े ही सलीके से बात पहुंचाई, हालांकि उसके दिल में थोड़ा सा एटीट्यूड छुपा हुआ था। बड़ी मैडम, क्या वो इस आदमी से कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं कर रही हैं? मैंने सीईओ को कभी किसी के साथ ऐसे पेश आते और इतने विनम्र अंदाज में बात करते नहीं देखा। वो काम में बिजी हैं और उन्हें ड्रॉप नहीं कर सकती, फिर भी इसके लिए माफी मांग रही हैं। कार की सीट में लगे मसाज फंक्शन ने मुझे पूरी तरह रिलैक्स कर दिया। मैंने तसल्ली में सिर हिलाया, अपना फोन खोला, उसका कॉन्टैक्ट निकाला और कार में सही से बैठे हुए अपनी एक फोटो खींचकर भेज दी। मैं उठ गया हूँ। आज मेहनत से काम करने का एक और दिन है। उसका रिप्लाई बहुत तेजी से आया, हैंडसम, अगर थक जाओ तो मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगी। लाइनों के बीच का मतलब साफ था। उससे एकदम कड़क पर प्यारी सीबीवी वाली वाइब आ रही थी। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे काम पर जाना तो बस लाइफ के मजे लेने का एक तरीका है। मैंने पूरी तसल्ली के साथ एक ओके वाला स्टिकर भेजा और कड़क मूड में कंपनी की तरफ निकल पड़ा। याक्सिंग सुबह से ही ऑफिस में बेचैनी से इंतजार कर रहा था। आज कंपनी ने एक तरफा उस पर प्रेशर बना दिया था। अगर वो जल्द ही किसी आर्टिस्ट से अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिलवा पाया तो उसे और उसके अंडर काम करने वाले सारे आर्टिस्ट को अपना बोरिया बिस्तर समेटकर बाहर निकलना पड़ेगा। फू याक्सिंग ने काफी सोच विचार किया। बाकी के बंदे तो सच में एकदम एवरेज और फालतू ही थे। हर एंगल से देखने पर जिस इकलौते बंदे पर वो इस वक्त भरोसा कर सकता था वो असल में सिर्फ डॉन चेन ही था। मेरे उस एटीट्यूड और अड़ियल रवैये के बारे में सोचते ही फू याक्सिंग को सिरदर्द होने लगा और उसने अपने माथे को मला, भगवान बचाए। बस लिनहाई की टीम की कास्टिंग जल्दी खत्म हो जाए ताकि डॉन चेन की सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाए और वो आराम से बैठकर ढंग से काम करने लगे। फू याक्सिंग बहुत बेचैन था। वो खड़ा हुआ और इधर उधर टहलने लगा। तभी उसने दरवाजे के बाहर लोगों को बातें करते हुए सुना, कल उस बॉस के साथ तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? क्या वो तुमसे खुश हुआ? क्या उसने तुम्हें कोई रोल दिया? बोलने वाले बंदे का नाम तांग फेव था, जो फू याक्सिंग के साथ ही कंपनी में आया था। भले ही तांग फेव भी एक नया बंदा था, लेकिन उसने पहले ही एक थोड़े बहुत फेमस आर्टिस्ट को तैयार कर लिया था। फू याक्सिंग अपने दिल में बहुत अच्छे से जानता था कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शुरुआत से ही कड़ा कंपटीशन रहा है। अगर किसी नए बंदे को कोई रोल चाहिए तो या तो उसे अपनी तगड़ी स्किल्स और बने बनाए कॉन्टैक्ट्स पर भरोसा करना पड़ता है या फिर कुछ उल्टे सीधे शॉर्टकट्स आजमाने पड़ते हैं। कंपनी में थोड़ी सी भी शोहरत रखने वाले हर आर्टिस्ट के पीछे लगभग हमेशा किसी न किसी बड़े बंदे या पावरफुल फैमिली का हाथ होता था। फू याक्सिंग ने परेशानी में अपनी ठुड्डी मली। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसके दिमाग में अभी अभी कैसे गंदे विचार आए थे, उसने खुद को ही मन गाली दी। फू याक्सिंग, तू अपने फायदे के लिए डॉन चेन का फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकता। अचेन आगे चलकर एक ऐसा स्टार बनने वाला है जो सच में लोगों के प्यार के काबिल होगा। इससे तो अच्छा है कि मैं जाकर चेक करूं कि क्या कोई और क्रू है जिसे अभी भी एक्टर्स की जरूरत है।
लेकिन जब वो आसपास पूछताछ करके वापस ऑफिस लौटा तो उसने देखा कि मैं सोफे पर आराम से बैठकर अपने फोन में लगा हुआ हूँ। जैसे ही वो मेरे बगल में बैठा, तांग फेऊ अचानक दरवाजा ढकेलकर अंदर आ गया। हम दोनों को वहां ऐसे खाली बैठे देखकर वो बेपरवाही से हंसने लगा और उसकी बातों से हद से ज्यादा ताने टपक रहे थे। बताओ यार, लोगों के बीच इतना बड़ा गैप कैसे हो सकता है? हम दोनों एक ही कॉलेज के क्लासमेट्स थे। मुझ जैसे बैकबेंचर और बेकार स्टूडेंट ने पहले ही रिजल्ट्स दे दिए हैं, लेकिन हमारे टॉपर साहब का क्या चल रहा है भाई? तेरी तरफ से तो अभी तक एक हलचल भी देखने को नहीं मिली। फू याक्सिंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन वो उसे कोई करारा जवाब नहीं दे पाया, इसलिए उसने बस अपना सिर फिर से झुका लिया। एक अच्छे और बुरे स्टूडेंट के बीच का गैप तो पहले ही साफ दिख चुका था। एक असली टॉपर कभी इतनी छोटी सी कामयाबी पर नहीं इतराता और दूसरों के सामने इतना घमंडी व अकड़ू बनने का नाटक तो बिल्कुल नहीं करता। मैंने धीरे से अपने हाथ में पकड़ा, चाय का कप टेबल पर रखा और मन ही मन अपनी तारीफ की ही। मैं सच में कितना शातिर दिमाग, छोटा जीनियस हूँ। मुझे अपनी सेहत का ख्याल रखना भी आता है और लोगों की सही से क्लास लगाना भी। फू याक्सिंग बहुत परेशान दिख रहा था। वो ड्वॉन चेन के इस लगातार चलते मुंह को बंद करवाना चाहता था। क्या तांग फेऊ ऐसा बंदा है जिससे हम दोनों इस मोड़ पर दुश्मनी मोल ले सकते हैं? अगर कंपनी बाद में कोई फैसला लेती है तो हम दोनों ही सबसे पहले लात मारकर बाहर निकाले जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उस बंदे के पास शो ऑफ करने का दम है। तांग फेऊ ने मुझे तानों भरी नजर से देखा, फिर सिर घुमाकर फू याक्सिंग की तरफ देखने लगा। वो टॉपर जो उस टाइम बहुत हवा में उड़ता था, आज मेरे सामने कितना सीधा और भीगी बिल्ली बना बैठा है। बहुत सही फील हो रहा है। मैंने एक उबासी ली और धीरे से अपना फोन नीचे रखा। इतना जल्दी जश्न मत मनाओ भाई, वक्त बदलते देर नहीं लगती और बाजी कभी भी पलट सकती है। क्या पता बहुत जल्द जो चीजें आज तुम बड़े घमंड से दिखा रहे हो वो दूसरों की नजरों में पूरी तरह से बेकार और दो कौड़ी की बन जाए। फोन की स्क्रीन पर वो वेब नॉवल दिख रही थी जिसे मैं स्क्रॉल कर रहा था। इंटरफेस खुला हुआ था। अच्छा, तो मैं भी ये देखने के लिए बेताब रहूंगा। एक ऐसा मैनेजर जिसके सारे आर्टिस्ट एक से बढ़कर एक फ्लॉप और बेकार हैं, भला वो कौन से झंडे गाड़ लेगा? तांग फेऊ का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया क्योंकि उसने देखा कि मुझे उसकी बातों से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो आगे बोला, मेरे अंडर काम करने वाले आर्टिस्ट तो वाकई बड़े सीधे साधे हैं। तुम लोग पूरा दिन बस एक्टिंग सीखने और एंटरटेनमेंट न्यूज देखने में लगा देते हो। कुछ लोगों के मैनेजर और उनके आर्टिस्ट की तरह नहीं, जिनके पास इस टाइम भी नॉवेल्स पढ़ने का फालतू टाइम है। बुएन अब और खुद को रोक नहीं पाया और उसने साइड से एक कड़क ताना मारा। तुम सच में एक्टिंग सीख रहे हो या कुछ और कर रहे हो? ये बात तुम अपने दिल में बहुत अच्छे से जानते हो। तांग फेऊ गुस्से में झल्लाया, फिर मुड़ा और तेज कदमों से सड़क की तरफ चला गया। अबे, ये बंदा बस पैसों और बड़े बैकअप के दम पर उड़ रहा है ना? फू याक्सिंग उसकी जाती हुई पीठ को देखकर गालियां देने लगा। अगर कंपनी ने कभी इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया ना तो ये सीधे सड़क का आवारा कुत्ता बन जाएगा। फिर उसने सिर घुमाया और मुझे बड़ी संजीदगी से समझाने लगा, ड्वॉन चेन, अच्छा हुआ कि तुम इसके हत्थे नहीं चढ़े, वरना ये पक्का तुम्हें किसी गंदे और काले धंधे में घसीट लेता। अब चुपचाप खुद को साबित करो और अपनी स्किल्स को तराशने में मेहनत करो, वरना आगे जाकर अच्छे रोल्स पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जाहिर है फू याक्सिंग ने आखिरी बात आधे मजाक में कही थी, लेकिन बोलते बोलते उसके चेहरे की मुस्कान अचानक जम गई। मैं सोफे पर आराम से टांग पर टांग चढ़ाकर बैठा था और हाथ में पकड़ा नॉवेल पढ़ रहा था। मेरी गर्दन पर एक हल्का सा लाल निशान दिख रहा था जो कल रात गलती से कहीं टकराने की वजह से पड़ा था। फू याक्सिंग की सांसें अटक गईं। ड्वॉन चेन, मुझे सच सच बताओ, यहाँ क्या चल रहा है? मुझे मत बताना कि तुम आजकल किसी के साथ चक्कर चला रहे हो। उगलो जल्दी, क्या हुआ है? मेरी गर्दन की तरफ इशारा करता हुआ उसका हाथ धीरे से नीचे आया। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? मैंने अपना सिर हिलाया, लेकिन नॉवेल पढ़ना बंद नहीं किया। मुझे ये सब बहाने मत बनाओ, तुम्हारी बॉडी पर पड़े ये मार्क्स सब बयां कर रहे हैं। फू याक्सिंग के चेहरे पर मैं कल का पैदा हुआ बच्चा नहीं हूँ, मुझसे झूठ मत बोलो वाले एक्सप्रेशंस थे। मैंने लाचारी से एक ठंडी सांस भरी। अरे यार, मैंने ये सब सिर्फ किसी रोल के लिए नहीं किया है। मेरी नज़र तो एक साथ ढेर सारे रोल्स पर है और साथ ही उस औरत के सच्चे प्यार पर भी। फू याक्सिंग का दिमाग ये सुनकर पूरी तरह से शॉर्ट सर्किट हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने अभी अभी क्या कहा। मैंने मन ही मन सोचा, हर जगह ठोकरे खाने और किसी छोटे से चांस का वेट करने से बेहतर है कि पहले एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढा जाए जो मेरी काबिलियत को सच में पहचाने। एक बार अपनी पकड़ मजबूत कर लूं, फिर एक एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। फू याक्सिंग ने अपने पैर लड़खड़ाते देख पास रखी टेबल को थाम लिया। ड्वॉन चेन, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? चल बता, कौन है वो बंदी? मुझे मत बताना कि ये वही है जो पहले ट्रेंडिंग सर्च से नीचे ही नहीं उतर रही थी। वो औरत तुझे भला कौन सा रोल दे सकती है? मेरे मुंह का कोना हल्का सा फड़क उठा। मैंने साफ इनकार करते हुए मुंह खोला ना। तुम्हें सच में लगता है कि वो बंदा इस काबिल भी है? फू याक्सिंग के चेहरे के एक्सप्रेशंस लगातार बदल रहे थे। क्या वो हमारी कंपनी की कोई बॉस है? फू याक्सिंग अपने दिल में अंदाजे लगाने लगा। ड्वॉन चेन आमतौर पर कहीं जाता नहीं है और वो बहुत कम लोगों को जानता है, तो भला कौन हो सकता है? मैंने दिमाग में एक क्विक सर्च मारा। मेरी शुई की शायद इस कंपनी के साथ थोड़ी बहुत पार्टनरशिप है। जब वे साथ काम करते हैं तो उस हिसाब से वो भी एक तरह की बॉस ही हुई, इसलिए मैंने हाँ में सिर हिला दिया। हमारे मैनेजर फू याक्सिंग ने हिचकिचाते हुए पूछा। नहीं, मैंने इनकार कर दिया।
तो फिर जनरल मैनेजर? मैंने फिर से मना कर दिया। नहीं। फू याक्सिंग का चेहरा अब थोड़ा खौफजदा दिखने लगा था। मुझे मत बताना कि वो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है। नहीं, वो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट भी नहीं है। मैं लगातार अपना सिर हिलाता रहा। फू याक्सिंग का दिल जोर से धड़क उठा। तो क्या सीईओ हैं? फू याक्सिंग का चेहरा अब उलझन और अजीब अजीब इमोशन से भरा हुआ था। इनमें से कोई भी नहीं। मैंने कंपनी में गुई की पोजीशन के बारे में सोचा। मुझे मत बताना कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेंबर हैं। मेरी बॉडी पर पड़े मार्क्स को देखकर फू याक्सिंग जितना शॉक हुआ था, उसकी शक्ल इस वक्त उससे भी ज्यादा हिली हुई लग रही थी। ओ भाई साहब, मेरा सिर घूम रहा है यार। ये टेबल भी अब मुझे सहारा देने के लिए काफी नहीं है। जल्दी से मेरे लिए कोई बेड लाओ, मुझे ये सब सुनने के लिए लेटना पड़ेगा। मैंने एक सेकंड के लिए सोचा, चेयरमैन की पोजीशन भी मेरी शुई के स्टेटस के आगे थोड़ी छोटी ही पड़ती है, लेकिन कंपनी में उससे ऊपर तो शायद ही कोई होगा, है ना? मैंने ना चाहते हुए भी हाँ में सिर हिला दिया। फू याक्सिंग का चेहरा देखने लायक था। उसके मुंह का कोना फड़का और वो बोला, अचेन, तू सच में आधे अधूरे काम नहीं करता बे। जब तू कोई गेम खेलता है ना, तो सीधे पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। इस वक्त फू याक्सिंग को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या दुखी। वो बस अंदर ही अंदर खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर सकता था। छोड़ यार, जो होना था हो गया। कम से कम लॉन्डे ने किसी बहुत तगड़े और पावरफुल बंदे का हाथ तो थामा है, और वो भी काफी कड़क बैकअप है। मैंने धीरे से अपना फोन उठाया और फिर से नॉवल पढ़ने लगा। ठीक उसी वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आ जाओ। बाहर से कुछ लोग अंदर आए। फू भाई, मैंने आने वाले लोगों को देखा। वे चेहरे थोड़े जाने पहचाने से लग रहे थे। फू याक्सिंग भी थोड़ा हैरान हुआ और उसने अपने माथे पर बल लाते हुए कहा, तुम लोग प्रैक्टिस रूम में ढंग से ट्रेनिंग करने के बजाय यहाँ क्या कर रहे हो? ये उसी के अंडर काम करने वाले बाकी आर्टिस्ट्स थे। वे बड़े एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस के साथ बोले, हम आज आपसे अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की बात करने आए हैं। फू याक्सिंग ने अपनी हैरानी को दबाया और सलीके से बोला, तुम लोगों के कॉन्ट्रैक्ट में अभी भी 3 साल बाकी हैं। अगर तुम टाइम से पहले कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हो तो तुम्हें पेनल्टी फीस भरनी पड़ेगी, और वो पेनल्टी फीस तुम लोगों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई आर्टिस्ट रातों रात रॉकेट की तरह फेमस हो जाता तो उसे पेनल्टी फीस की रत्ती भर भी फिक्र नहीं होती, लेकिन इन लोगों का शोहरत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। ऊपर से ये ऐसे नौसिखिए थे जिनके पास न तो कोई फैन बेस था और न ही खुद की कोई तगड़ी स्किल्स। क्या तुम हमें कमतर समझ रहे हो? उस छछूदर जैसे दिखने वाले बंदे ने अचानक ताना मारा। मैंने माथे पर बल लाते हुए कहा, अबे वो तो बस तुम्हारा ही भला सोच रहा है। मुझे ये सीन थोड़ा जाना पहचाना सा लगा। अफवाह थी कि कोई थर्ड क्लास कंपनी हर जगह से लोगों को चुराने में लगी हुई थी। उस टाइम बहुत से लोग उनके इस स्कैम में फंस गए थे। खुशकिस्मती से उस वक्त तक मेरे स्कैंडल्स पहले ही बाहर आ चुके थे, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि उस कंपनी ने मुझे हमारा भला सोच रहा है। इस पूरे ग्रुप में ये बात बोलने के सबसे कम काबिल तू ही है, उस लीड करने वाले बंदे ने नीचता से हंसते हुए कहा। वो मुझे एकदम घटिया नजरों से घूर रहा था। एक बेकार मैनेजर के पीछे पीछे घूम रहा है तू। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तू आखिरकार कितनी दूर तक जा पाता है। जब तक मैं एक टॉप टियर स्टार बनूंगा ना, तब तक तू शायद किसी डी लिस्टर की तरह घटिया रोल्स के लिए स्ट्रगल ही कर रहा होगा। फू याक्सिंग ये सब सुनकर पूरी तरह निशब्द हो गया। उस बंदे की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे मेरे यहाँ से निकलते ही वो रातों रात बहुत बड़ा अमीर बन जाएगा और सीधे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एलीट क्लास में शामिल हो जाएगा। अब किस दुनिया के हसीन सपने देख रहा था वो। मैंने उस आर्टिस्ट को एक गहराई भरी नजर से देखा। छोड़ यार, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, कोई तुम्हें रोक नहीं रहा है। जब तक तुम पेनल्टी फीस भर रहे हो, तुम जो चाहे कर सकते हो। उस आर्टिस्ट ने ताना मारा। हाँ, यही सही रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि जब मैं बाद में फेमस हो जाऊंगा तो तुम मेरे नाम पर फुटेज खाने की कोशिश नहीं करोगे। जाके ऑडियंस या मीडिया के सामने ये मत पेलने लगना कि कभी हमारे बीच कोई रिश्ता भी था, एक दूसरे से कोई नाता था। इतना कहने के बाद उसने एग्रीमेंट को टेबल पर दे पटका। जब वे जाने के लिए पूरी तरह अड़े ही हुए थे तो फू याक्सिंग ने भी उन्हें रोकने का कोई प्लान नहीं बनाया। उसने एग्रीमेंट्स उठाए और उन्हें सीधे एचआर डिपार्टमेंट ले गया। स्टैंपिंग, साइनिंग और फीस भरना सब कुछ एक ही बार में निपट गया। पेनल्टी फीस के अमाउंट को देखकर फू याक्सिंग ने माथे पर बल लाते हुए सोचा, ये लोग इतने टाइम से कंपनी में थे, पर इन्होंने कंपनी के लिए ढेले भर की कमाई नहीं की थी। कंपनी तो इन्हें कब का निकालना चाहती थी, लेकिन क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे तो वे बस दांत भींचकर बर्दाश्त कर रहे थे। अब जब ये खुद कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर फाइन भर रहे थे तो कंपनी वाले तो पक्का फूले नहीं समाएंगे। पर इनके जाने के बाद कंपनी शायद फिर से नए नौसिखियों को मेरे मत्थे मढ़ देगी। फू याक्सिंग उन्हें विदा करने के बाद अपनी सीट पर बहुत दुखी मुंह बनाकर बैठ गया। आजकल जिन लोगों में सच में टैलेंट है, जो सच में अपना नाम बना सकते हैं, वे तो न के बराबर ही मिलते हैं। अगर कंपनी ने मेरे अंडर और लोगों को डाला तो उनका अंजाम भी जाने वालों जैसा ही होगा। उसकी ये बात सुनकर मैं फू याक्सिंग की तरफ मुड़ा और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूछा, मेरे पास एक आइडिया है, पता नहीं तुम सुनना चाहोगे या नहीं। फू याक्सिंग साइड में बैठकर ऐसे देखने लगा जैसे वो ध्यान से सुनने को तैयार हो। अगर तुम मुझ पर भरोसा करने को तैयार हो तो अब से अकेला मैं ही तुम्हें एक शानदार और बेफिक्र फ्यूचर की गारंटी दे सकता हूँ। फू याक्सिंग ने अपना सिर खुजलाया, पर तुम्हें यह समझना होगा कि मेरे पास कोई बड़े कॉन्टैक्ट्स या पहुंच नहीं है। मैं तो बस तुम्हारे लिए रोल्स और काम जुटाने की पूरी कोशिश ही कर सकता हूँ। ये तुम्हारे करियर के डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। फू याक्सिंग जो कह रहा था वो गलत नहीं था।
आखिर ये तो कंपनी में आम बात थी। जब भी कोई थोड़ी सी कामयाबी हासिल कर लेता तो कंपनी उसे आगे चलकर किसी गलती से बचाने के लिए एक ज्यादा काबिल और टैलेंटेड मैनेजर थमा देती थी। लेकिन अपनी पिछली जिंदगी के ट्रेंडिंग सर्च वाले कांड को झेलने के बाद मैं कंपनी में किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। मैंने अपना सिर हिलाया। फू भाई, मैं भी बस एक नया बंदा ही हूं जो कुछ नहीं जानता। इसके अलावा मुझे तुम पर भरोसा है। अगर तुम तैयार हो तो हम अभी जाकर एक नया कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कर सकते हैं। फू याक्सिंग अपनी काबिलियत अच्छे से जानता था। जब तक सामने वाला बंदा कोई टॉप टियर मैनेजर ना हो, बहुत कम लोग ही इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को तैयार होते थे। डॉन चेन के सपने बहुत बड़े हैं। क्या मेरी स्किल्स और तरीके सच में उसके मैच के हैं? परवर कुछ नहीं। मैंने सीधे उसे बीच में ही टोक दिया। मैं बस तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ, क्या तुम तैयार हो? फू याक्सिंग ने मेरे मजबूत और गंभीर एक्सप्रेशन को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। चलो करते हैं, हमारे आने वाले शानदार फ्यूचर के नाम। फू याक्सिंग अंदर से उतना बेफिक्र नहीं था जितना दिख रहा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि डॉन चेन उस पर इस हद तक भरोसा करेगा। मैंने राहत की सांस ली। फू याक्सिंग काबिल तो था ही, ये बात कॉलेज के दिनों में उसकी रैंकिंग्स और जीते हुए अवार्ड से ही साफ पता चलती थी। इसके अलावा फू याक्सिंग में वे खूबियां थीं जो बाकी मैनेजर्स में नहीं थीं। बस वो प्रॉब्लम्स को हैंडल करते वक्त थोड़ा डर जाता था। मुझे अचानक अपनी पिछली जिंदगी की बातें याद आईं और मैं सीधे उससे हाथ मिलाने के लिए खड़ा हो गया। तो फिर हमारी इस कड़क पार्टनरशिप के नाम। हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करने के लिए बाहर निकल पड़े। जैसे ही हम दरवाजे पर पहुंचे, हमारी नजरें सीधे किसी से टकरा गईं। मैंने अपनी नाक रगड़ी और एक शब्द भी नहीं बोला। प्रेसिडेंट गू। फू याक्सिंग ने तुरंत रिएक्ट किया। उसने मुझे अपने पीछे छुपाया और बड़ी इज्जत से उन्हें ग्रीट किया। मैंने नोटिस किया कि गुई के पीछे कंपनी के कई बड़े बड़े टॉप एग्जीक्यूटिव्स खड़े थे, जो हद से ज्यादा सीधे और भीगी बिल्ली बनकर गुई के पीछे पीछे चले आ रहे थे। उसने मेरी तरफ एक नजर देखा और